आईपीएल 2025 ऑक्शन के बाद कौन सी 3 टीमें सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही हैं? कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की प्रबल दावेदार हैं और कौन सी टीमें बाकी टीमों से कमजोर साबित हो सकती हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे सभी 10 टीमों की नई स्क्वाड की रेटिंग और रैंकिंग और देखेंगे कि कौन सी टीम सबसे तगड़ी है। आईपीएल 2025 की सबसे कमजोर टीम कौन सी है? अगर आप पेपर पर देखें तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक एलएसजी इस लिस्ट में सबसे नीचे आती है। हालांकि ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदकर एक बड़ा दांव खेला गया, लेकिन क्या यह टीम वाकई में बैलेंस नजर आती है? आइए एलएसजी की बल्लेबाजी, ऑलराउंडर्स और गेंदबाजी का एक डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या यह टीम वाकई आईपीएल 2025 की सबसे कमजोर टीम है या फिर ग्राउंड पर कुछ अलग कहानी देखने को मिलेगी। एलएसजी की बल्लेबाजी को देखें तो स्क्वाड में कुछ बड़े नाम मौजूद हैं। ऋषभ पंत कप्तान और विकेटकीपर, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, एडन मार्करम। ये नाम सुनकर लगता है कि बल्लेबाजी अच्छी होगी, लेकिन एक बड़ी समस्या दिखती है, भारतीय बल्लेबाजों की कमी। ऋषभ पंत एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं जो टॉप 5 में नजर आ रहे हैं। बाकी सभी विदेशी प्लेयर्स हैं और यह टीम को अनस्टेबल बना सकता है। अगर कोई विदेशी बल्लेबाज फ्लॉप हो गया तो भारतीय बैटिंग ऑप्शंस मौजूद नहीं है। लोअर मिडिल ऑर्डर में अनुभवहीनता है जो टीम को परेशानी में डाल सकती है। ऋषभ पंत एक शानदार फिनिशर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो पूरे आईपीएल में हर मैच में बैटिंग संभाल पाएंगे? इसलिए एलएसजी की बल्लेबाजी को 10 में से 9 अंक दिए जा सकते हैं। आईपीएल में ऑलराउंडर्स टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं, लेकिन एलएसजी के लिए यही सबसे कमजोर कड़ी नजर आ रही है। स्क्वाड में 5 ऑलराउंडर्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम मिचेल मार्श का है। मिचेल मार्श अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका इंजरी रिकॉर्ड हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। अगर मार्श नहीं चले तो एलएसजी के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। पिछले साल कृणाल पांड्या एक भरोसेमंद ऑलराउंडर थे जो 2 से 4 ओवर गेंदबाजी भी कर सकते थे, लेकिन इस बार वह टीम में नहीं है। आयुष बडोनी को एक ऑलराउंडर के रूप में स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी अभी तक सवालों के घेरे में रही है। इसलिए एलएसजी के ऑलराउंडर्स को 7.5 अंक 10 में से दिए जा सकते हैं। एलएसजी की गेंदबाजी पिछले सीजन भी थोड़ी कमजोर दिख रही थी और इस बार भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं लग रहे। टीम में आवेश खान और आकाशदीप जैसे भारतीय तेज गेंदबाज जरूर हैं, लेकिन विदेशी तेज गेंदबाजों की कमी साफ नजर आ रही है। पिछले साल मार्क वुड के हटने के बाद टीम ने शमर जोसेफ को रिप्लेसमेंट के रूप में लाया था, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। इस बार भी वही समस्या बनी हुई है, विदेशी पेसर्स की कमी। स्पिन डिपार्टमेंट पूरी तरह से रवि बिश्नोई पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके अलावा कोई बड़ा स्पिनर नजर नहीं आता। मयंक यादव और आवेश खान को स्टेप अप करना होगा, नहीं तो टीम के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए गेंदबाजी को 7.5 अंक 10 में से दिए जा सकते हैं। तो एलएसजी को मिलता है 30 में 23। इस स्कोर के आधार पर एलएसजी को पेपर पर आईपीएल 2025 की सबसे कमजोर टीम कहा जा सकता है। लेकिन क्या ग्राउंड पर यह टीम हमें गलत साबित कर सकती है? क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है और किसी भी टीम का प्रदर्शन केवल स्क्वाड देखकर तय नहीं किया जा सकता। पिच और मैच की परिस्थितियां बहुत कुछ बदल सकती हैं। कई बार कमजोर दिखने वाली टीमें सरप्राइज कर देती हैं। क्या एलएसजी वाकई सबसे कमजोर टीम है या आपको कोई और टीम ज्यादा कमजोर लगती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। एलएसजी के बाद अब नजर डालते हैं नंबर 9 की टीम पर, जो है दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, दिल्ली की टीम पर ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी का असर साफ दिखता है। हालांकि नीलामी में दिल्ली ने कुछ स्मार्ट पिक्स जरूर किए, लेकिन क्या टीम में वो बैलेंस है जो उन्हें आईपीएल 2025 में टॉप पर ले जा सके? चलिए एक एक करके देखते हैं। दिल्ली की बल्लेबाजी मजबूत नजर आती है। टीम के पास केएल राहुल, हैरी ब्रूक, मैगर्क, फाफ डू प्लेसिस, फेरेरिया, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी हैं। यह साफ है कि दिल्ली ने बल्लेबाजी में काफी निवेश किया है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन एक बात साफ है, दिल्ली की बल्लेबाजी विदेशी खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। केएल राहुल इस बैटिंग लाइनअप की रीढ़ होंगे और बतौर कप्तान वो बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। बल्लेबाजी को हम देंगे 10 में से 9 अंक। अब ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहीं पर दिल्ली को दिक्कतें शुरू होती हैं। करुण नायर,
आशुतोष शर्मा, दर्शन नालकंडे और विजय। ये कुछ नाम हैं, लेकिन इनका ऑलराउंडर के तौर पर बड़ा प्रभाव नजर नहीं आता। पूरी टीम अक्षर पटेल पर निर्भर रहने वाली है। अगर अक्षर का दिन खराब रहा तो दिल्ली के पास बैकअप में कोई बड़ा नाम नहीं है। पिछले सीजन में आशुतोष शर्मा का प्रदर्शन ठीक था, लेकिन वो बल्लेबाज के रूप में ज्यादा असरदार थे। इसलिए दिल्ली के ऑलराउंडर्स को हम देंगे 10 में से 7 अंक। अब गेंदबाजी को देखें तो दिल्ली के पास कुछ अच्छे नाम हैं। मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मोहित शर्मा, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और दुष्मंता चमीरा। स्टार्क जरूर एक बड़ा नाम है, लेकिन उनका आईपीएल रिकॉर्ड अब तक औसत ही रहा है। वो चोट से बचने के लिए पूरा दम नहीं लगाते, जो एक चिंता का विषय हो सकता है। स्पिन विभाग पूरी तरह से कुलदीप यादव पर निर्भर होगा। अगर कुलदीप लय में होते हैं तो दिल्ली की गेंदबाजी मजबूत दिखेगी, लेकिन अगर वो फीके रहे तो ये टीम संघर्ष करती नजर आएगी। मुकेश कुमार को वापस लाना दिल्ली का एक अच्छा फैसला था, लेकिन क्या वो टीम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, ये देखना बाकी है। दिल्ली की गेंदबाजी को हम देंगे 10 में से 8 अंक। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स को मिलते हैं 20 में से 24 अंक। एलएसजी से 1 अंक ज्यादा, लेकिन फिर भी यह टीम कागज पर कमजोर नजर आ रही है। ऋषभ पंत और रिकी पोंटिंग का असर साफ दिखता है और दिल्ली को इस सीजन में काफी मेहनत करनी होगी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली इस बार प्ले-ऑफ तक पहुंच पाएगी या फिर नीचे ही रहेगी? कमेंट करके बताइए। दिल्ली कैपिटल्स के बाद अब बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर, जहां हमने राजस्थान रॉयल्स को रखा है। कागज पर देखें तो राजस्थान की टीम पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कमजोर हुई है। इसका अंदेशा रिटेंशन के वक्त ही लग गया था। अब विस्तार से देखते हैं राजस्थान की टीम को। राजस्थान की बल्लेबाजी हमेशा से इनकी ताकत रही है। इस साल भी टीम के पास संजू सैमसन, नीतीश राणा, शिवम दुबे, सूर्यवंशी, हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और रियान पराग जैसे नाम हैं। लेकिन बड़ा नुकसान यह हुआ कि बटलर टीम से बाहर हो गए। बटलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर कोई बड़ा विदेशी बल्लेबाज राजस्थान नहीं ला पाई, जो इनकी स्ट्रेंथ को हल्का कर देता है। हालांकि जायसवाल और सैमसन शानदार फॉर्म में हैं, लेकिन बटलर जैसा नाम और एक्सपीरियंस मिस होगा। पिछले साल ये बल्लेबाजी 10 में 10 थी, लेकिन इस बार 10 में 9 दे रहे हैं। राजस्थान के ऑलराउंडर सेक्शन में जोफ्रा आर्चर, वाणिंदु हसरंगा और युद्धवीर सिंह जैसे 3 ही विकल्प हैं। ये तीनों बड़े नाम हैं, लेकिन आर्चर और हसरंगा का फॉर्म और फिटनेस सवालों के घेरे में है। जोफ्रा आर्चर, आईपीएल में उनका रिकॉर्ड अनिश्चित रहा है। वो चोटिल होने से बचने के लिए पूरा दम नहीं लगाते। वाणिंदु हसरंगा, पिछले कुछ सीजन से उनकी गेंदबाजी में गिरावट आई है। युद्धवीर सिंह अभी तक बड़े स्तर पर ज्यादा साबित नहीं हुए हैं। 3 ही ऑलराउंडर के साथ राजस्थान थोड़ी कमजोर दिखती है, इसलिए हमने इसे 10 में 8 रेट किया है। राजस्थान की गेंदबाजी इस बार पिछले साल जितनी मजबूत नहीं लग रही। तीक्ष्णा, आकाश मधवाल, किमफाका, संदीप शर्मा, बोल्ट और चहल की रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाई। चहल की गैर मौजूदगी में राजस्थान की स्पिन अटैक कमजोर दिखती है। इस कमजोर गेंदबाजी के चलते हमने राजस्थान को 10 में से 7.5 अंक दिए हैं। तो यार, राजस्थान को इस साल कुल 30 में 25 नंबर दिए हैं। पिछले साल तक ये 27 से 28 तक जा रहे थे। टीम अब भी मजबूत बल्लेबाजी के दम पर मैच निकाल सकती है, लेकिन अगर बल्लेबाजी फ्लॉप हुई तो टीम संघर्ष करेगी। आपकी क्या राय है? क्या राजस्थान की टीम आपको भी कमजोर लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। 7वें नंबर पर जो टीम है वो पंजाब किंग्स दिख रही है। पिछले साल तक ये टीम काफी कमजोर मानी जा रही थी, लेकिन शायद इस बार रिकी पोंटिंग का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कागज पर देखें तो टीम थोड़ी ऊपर उठी है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत नहीं लग रही। टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ होंगे कप्तान अय्यर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उनके अलावा विष्णु विनोद, जॉस इंग्लिश, प्रभा सिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके प्रदर्शन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर बल्लेबाजी पूरी तरह से अय्यर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। अय्यर होंगे तो पंजाब की बैटिंग चलेगी, नहीं तो टीम संघर्ष कर सकती है। इसीलिए बल्लेबाजी को 10 में से 8 नंबर दिए गए हैं। पंजाब के पास इस बार कुछ अच्छे ऑलराउंडर्स हैं,
मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नेहल वडेरा, मार्को जेनसन और उमरजई। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सवेल खुद कह चुके हैं कि उनका सबसे बुरा समय पंजाब की टीम में ही बीता था। स्टोइनिस भी पहले पंजाब में खेल चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी इस बार अच्छा कर पाते हैं या नहीं। भारतीय ऑलराउंडर्स की कमी भी पंजाब के लिए चिंता का विषय हो सकती है। ऑलराउंडर्स को 10 में से 8.5 नंबर मिलते हैं। गेंदबाजी पर नजर डालें तो गेंदबाजी पंजाब की थोड़ी मजबूत लग रही है। टीम के पास अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, जो बड़ी भूमिका निभाएंगे। इनके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन, यश ठाकुर, हरप्रीत बरार, विशक कुमार और कुलदीप सेन भी टीम में मौजूद हैं। लेकिन फर्ग्यूसन जैसे खिलाड़ी आईपीएल में अभी तक ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हुए हैं। गेंदबाजी डिपार्टमेंट पूरी तरह अर्शदीप और चहल पर निर्भर दिखता है। गेंदबाजी को 10 में से 8.5 नंबर दिए गए हैं। पंजाब किंग्स को कुल 30 में से 25 नंबर दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि यह एक औसत टीम है। रिकी पोंटिंग ने टीम को मजबूत बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक ही नीलामी में कोई टीम पूरी तरह नहीं बदल सकती। इसे एक सही दिशा में बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट माना जा सकता है। अगर पंजाब सही रणनीति अपनाती है और अय्यर लीडरशिप में अच्छा करते हैं, तो यह टीम टॉप 4 में भी आ सकती है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप पंजाब किंग्स को कितने नंबर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 की, यानी वो टीम जो ना बहुत ज्यादा मजबूत दिख रही है, ना ही बहुत कमजोर। तो 5, 6, 7 ये पोजीशंस अक्सर उन टीमों की होती हैं जो सीजन के दौरान बड़ा उलटफेर कर सकती हैं। नंबर 6 पर हमारे पास गुजरात टाइटंस की टीम है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह टीम कागज पर जितनी औसत दिख रही है, मैदान पर भी वैसी ही होगी या फिर कोई बड़ा धमाका कर सकती है। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अगर बल्लेबाजी पर नजर डालें तो गिल, बटलर, अनुज रावत, रदरफोर्ड और ग्लेन फिलिप्स जैसे नाम दिखते हैं। ये 2-3 बड़े नाम ही इनकी बैटिंग लाइनअप को बहुत मजबूत बना देते हैं। खासकर गिल और बटलर का कॉम्बिनेशन ओपनिंग में सेट रहेगा, जिससे टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिलेगी। अगर बटलर टीम में नहीं होते तो गुजरात की पूरी बैटिंग गिल के कंधों पर आ जाती और यह टीम मुश्किल में पड़ सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए बल्लेबाजी में मैंने 10 में 9 की रेटिंग दी है। आप क्या सोचते हैं, गुजरात की बैटिंग को आप कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं गुजरात के ऑलराउंडर्स की। यहां सिद्धू, लोमरोर, वॉशिंगटन सुंदर, गेराल्ड कोएट्जी, करीम जन्नत और सुदर्शन जैसे नाम हैं। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है। गुजरात टाइटंस कभी भी हार्दिक पांड्या की कमी को पूरा नहीं कर पाएगी और इस साल फिनिशर की भूमिका में डेविड मिलर भी नहीं है। हार्दिक और मिलर ये 2 प्लेयर्स वो थे जिन्होंने गुजरात को कई मौकों पर मैच जिताए थे। अब इनकी जगह भर पाना मुश्किल है। वॉशिंगटन सुंदर को लाया जरूर गया है, लेकिन वो हार्दिक या मिलर का रोल नहीं निभा सकते। इसी वजह से मुझे लगता है कि गुजरात का ऑलराउंडर डिपार्टमेंट इस साल आईपीएल में सबसे कमजोर में से एक होगा। इसी के चलते मैंने इनको 10 में 7.5 की रेटिंग दी है। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। इस बार गुजरात के पास रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, ईशांत शर्मा और राशिद खान जैसे बॉलर्स हैं। यहां 3-4 बड़े नाम हैं जो टीम की गेंदबाजी को औसत से ऊपर ले जाते हैं। लेकिन कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। रबाडा की फॉर्म कैसी होगी? पिछले कुछ सालों में वो आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं, अब उन्हें वापसी करनी होगी। सिराज का प्रदर्शन कैसा रहेगा? आईपीएल में वो कभी कभी बहुत अच्छे दिखते हैं, कभी कभी नहीं। शमी की कमी खलेगी। गुजरात टाइटंस को शमी की सटीक लाइन लेंथ और विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत मिस होगी। राशिद खान ही गुजरात की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है और वो इस साल भी वो लीड रोल में रहेंगे। इसी वजह से मैंने गुजरात की गेंदबाजी को 10 में 8.5 की रेटिंग दी है। तो कुल मिलाकर गुजरात टाइटंस की टीम 30 में 25 की रेटिंग के साथ एक औसत से थोड़ी बेहतर टीम नजर आती है। अगर बटलर और गिल का बल्ला चल पड़ा तो यह टीम बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन अगर ऑलराउंडर्स और बॉलिंग यूनिट फेल हुए तो इस टीम के लिए प्लेऑफ तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। आपके हिसाब से गुजरात टाइटंस की टीम कितनी मजबूत या कमजोर है? कमेंट बॉक्स में अपनी रेटिंग जरूर दें। चलिए दोस्तों, अब टॉप 5 की शुरुआत हो गई है। अब सवाल यह है कि केकेआर के इस बार प्ले ऑफ में पहुंचेगी या नहीं। हमने केकेआर को नंबर 5 पर रखा है, लेकिन इसकी क्या वजह है?
चलिए जानते हैं। पहले केकेआर के सामने कप्तानी की समस्या थी, लेकिन अब अजिंक्य रहाणे को टीम का नया कप्तान बना दिया गया है। रहाणे का अनुभव जरूर टीम के काम आएगा, लेकिन क्या वो T20 के हिसाब से टीम को सही तरीके से लीड कर पाएंगे? यही देखने वाली बात होगी। अब जरा इनकी बल्लेबाजी देख लेते हैं। क्विंटन डी कॉक फॉर्म में नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा। रहाणे अब कप्तान भी हैं, लेकिन T20 में कितने असरदार। गुरबाज एक्सप्लोसिव लेकिन अनस्टेबल। रघुवंशी युवा टैलेंट, लेकिन आईपीएल में अभी खुद को साबित करना बाकी। रोवमैन पॉवेल T20 में हार्ड हिटर, लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी। मनीष पांडे अनुभवी, लेकिन धीमी स्ट्राइक रेट दिक्कत बन सकती है। रिंकू सिंह फिनिशर के रोल में भरोसेमंद, बैटिंग लाइनअप ठीक ठाक है, लेकिन श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा की कमी पूरी नहीं हुई। रिंकू सिंह पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। डीकॉक को भी ओपनिंग में चलना ही होगा, वरना टीम दिक्कत में आ सकती है। इसलिए बल्लेबाजी को हमने दिया है 10 में 8 रैंक। केकेआर हमेशा से अपने ऑलराउंडर्स के लिए जानी जाती है और इस बार भी यह डिपार्टमेंट मजबूत दिखता है। वेंकटेश अय्यर बैटिंग बॉलिंग दोनों में टीम के लिए अहम। अनुकूल रॉय स्पिनर प्लस बैटिंग सपोर्ट। मोइन अली बड़ी टीमों के खिलाफ गेम चेंजर। रमनदीप सिंह युवा, लेकिन सही मौके मिलने पर कमाल कर सकते हैं। आंद्रे रसेल T20 का सुपरस्टार, लेकिन फिटनेस सवालों में। अगर रसेल पूरे सीजन फिट रहे तो केकेआर की पावर और बढ़ जाएगी। ऑलराउंडर सेक्शन में टीम का बैलेंस जबरदस्त है। 10 में 9 मिलते हैं इनके ऑलराउंडर्स को। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर। एनरिक नॉर्किया गति से कहर भर पाएंगे। वैभव अरोड़ा युवा लेकिन टैलेंटेड। स्पेंसर जॉनसन नए हैं, लेकिन चर्चा में बने हुए हैं। उमरान मलिक स्पीड है, लेकिन एक्यूरेसी पर काम करना होगा। हर्षित राणा अब कैप्ड प्लेयर, एक्सपीरियंस बढ़ा है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती स्पिन का मजबूत जोड़ीदार। स्टार्क की गैर मौजूदगी में टीम ने नॉर्किया और स्पेंसर जॉनसन को शामिल किया है, जिससे तेज गेंदबाजी में जान आ गई है। वहीं सुनील नारायण और चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो यार, गेंदबाजी में केकेआर को 10 में 8 अंक मिलेंगे, तो कुल मिलाकर केकेआर कैसी टीम है? अच्छी गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स टीम की ताकत है। बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर दिख रही है, खासकर कप्तानी की नई जिम्मेदारी के साथ रहाणे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये देखना होगा। और केकेआर का कुल स्कोर 30 में 26 है। केकेआर की टीम प्लेऑफ में दरवाजे पर खड़ी दिखेगी, लेकिन अंदर जाने के लिए बैटिंग में सुधार लाना होगा। अगर डीकॉक, रहाणे और रिंकू सिंह ने अच्छा किया तो टीम सेमीफाइनल तक जा सकती है। अगर नहीं तो टीम बाहर भी हो सकती है। आप बताओ, केकेआर को 30 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर केकेआर को सपोर्ट करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं टॉप 4 की, यानी उन 4 टीमों की जो अभी की स्थिति में नीलामी के बाद कागज पर प्ले-ऑफ में जाती हुई दिख रही है। नंबर 4 पर हमने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद को। हैदराबाद की बल्लेबाजी इस बार काफी मजबूत नजर आ रही है। ईशान किशन, ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन, ये 3 नाम ही काफी हैं ये बताने के लिए कि टीम की बैटिंग कितनी खतरनाक है। हेड ओपनिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर को क्लासन और ईशान संभाल लेंगे। ईशान किशन के आने से विकेट कीपिंग का भी बेहतरीन ऑप्शन मिल गया है, जो टीम की बड़ी जरूरत थी। हेड और क्लासन जबरदस्त फॉर्म में है, इसलिए बल्लेबाजी को 10 में 9.5 नंबर मिलते हैं। आज से 5 साल पहले यही नाम होते तो शायद 7 नंबर ही देते, लेकिन अब ये प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास बन चुके हैं। अब ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। टीम के पास अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी जैसे शानदार भारतीय ऑलराउंडर्स हैं। ये दोनों पहले अनकैप्ड थे, लेकिन अब इंडियन टीम का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे इनका आत्मविश्वास और प्रदर्शन दोनों बेहतर हुए हैं। अभिषेक 2 ओवर निकाल सकते हैं, जबकि नीतीश रेड्डी पूरे 4 ओवर डाल सकते हैं। विदेशी ऑलराउंडर नहीं होने की वजह से थोड़ा बैलेंस मिस हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका कॉम्बिनेशन बढ़िया है, तो ऑलराउंडर में 10 में से 9 अंक मिलते हैं। गेंदबाजी इस बार काफी हद तक पिछले साल जैसी ही है, लेकिन कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। टीम ने मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल को शामिल किया है, जो आईपीएल में खुद को साबित कर चुके हैं। राहुल चाहर और एडम जैम्पा स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूती देंगे, और जैम्पा हसरंगा से बेहतर ऑप्शन लग रहे हैं। पैट कमिंस पहले से थे,
जो लीडरशिप में भी मदद करेंगे। पिछले सीजन में एसआरएच की गेंदबाजी ज्यादा दमदार नहीं थी, लेकिन इस बार थोड़ी और बैलेंस नजर आ रही है और बॉलिंग को हमने 10 में से 8 अंक दिया है और इस टीम को हमने 30 में से 26.5 नंबर दिए हैं और ये पूरी तरह से प्लेऑफ की दावेदार नजर आ रही है। ईशान किशन के आने से बैटिंग और भी खतरनाक हो गई है और नीतीश रेड्डी का डेवलपमेंट टीम के लिए बोनस साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या एसआरएच को टॉप 3 में होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आप सनराइजर्स के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम नंबर 3 की बात करें तो मेरे हिसाब से यहां पर आती है आरसीबी की टीम। नीलामी में लोगों ने सवाल उठाए कि आरसीबी कर क्या रही है, इतना बड़ा बजट लेकर गई लेकिन खिलाड़ी सही से नहीं लिए। लेकिन अगर ये नीलामी थोड़ी और दिमाग से खेलते तो ये नंबर 1 पर भी आ सकते थे। फिर भी टीम अभी भी काफी मजबूत है और नंबर 3 पर आती है। आरसीबी ने इस बार राजत पाटीदार को कप्तान बनाया है। विराट कोहली के अनुभव और पाटीदार की आक्रामक सोच का कॉम्बिनेशन टीम के लिए शानदार हो सकता है। भले ही पाटीदार के पास बड़ा कप्तानी अनुभव नहीं है, लेकिन उनके पास टीम का पूरा सपोर्ट होगा। अब देखना यह है कि क्या यह कप्तानी आरसीबी के लिए लकी साबित होगी। आरसीबी की बल्लेबाजी बेहद मजबूत दिख रही है। राजत पाटीदार कप्तान, विराट कोहली, लियाम लिविंगस्टोन, फील सॉल्ट, जितेश शर्मा, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल और चिकारा भी अच्छे फॉर्म में हैं। मतलब बल्लेबाजी में कोई कमजोरी नहीं है। फील सॉल्ट एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं और अगर यह बल्लेबाजी विस्फोटक अंदाज में आई तो बाकी टीमों के लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए आरसीबी की बल्लेबाजी को 10 में से पूरे 10 नंबर। लेकिन ऑलराउंडर में कमजोरी साफ दिख रही है और ऑलराउंडर के रूप में कृणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथल, राठी। कृणाल पंड्या सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे, लेकिन अगर वो फ्लॉप हुए तो टीम के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इसलिए ऑलराउंडर सेक्शन को 10 में से 7 नंबर। पिछले साल की तुलना में गेंदबाजी बेहतर हुई है। जोश हेजलवुड, रसिक दार, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, लुंगी एंगडी। सुयश शर्मा स्पिन में मदद करेंगे, लेकिन अगर आरसीबी ने युजवेंद्र चहल को वापस लिया होता तो यह गेंदबाजी और मजबूत हो सकती थी। गेंदबाजी को 10 में से 8.5 नंबर मिलते हैं। आरसीबी को 30 में से 25.5 नंबर मिलते हैं, जो काफी अच्छा स्कोर है। इसलिए नंबर 3 पर सही लग रही है। अब सवाल है, क्या आरसीबी प्लेऑफ में जाएगी? मेरे हिसाब से हां। बल्लेबाजी सबसे बड़ी ताकत है। गेंदबाजी पिछले साल से बेहतर हुई है। अगर कप्तानी सही चली तो प्लेऑफ पक्का है और प्लेऑफ में आने के बाद कुछ भी हो सकता है। जिस दिन जिस टीम का जलवा रहा वो आगे जाएगी। आपकी राय क्या है? आरसीबी इस बार कैसा करेगी? क्या ये प्लेऑफ से आगे भी जा सकती है? कमेंट बॉक्स में बताओ और अपनी रेटिंग दो। नंबर 2 पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों, मेरे हिसाब से सीएसके ने नीलामी में बहुत बड़ी खरीदारी नहीं की, लेकिन हमेशा की तरह एक ऐसी टीम तैयार कर ली जो ट्रॉफी जीतने का दम रखती है। सीएसके की बल्लेबाजी हमेशा से मजबूत रही है और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। गायकवाड़, धोनी, डेवोन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, शेख रशीद, बेदी, सिद्धार्थ, ये सभी खिलाड़ी टीम को बैलेंस देते हैं। खासकर गायकवाड़, धोनी और कॉनवे की जोड़ी इस बार भी अपना जलवा दिखाएगी। हालांकि अगर नीलामी में सीएसके के पास थोड़ा और बजट होता तो शायद ये कोई बड़ा भारतीय बल्लेबाज टीम में जोड़ सकते थे। फिर भी चेन्नई की बल्लेबाजी संतुलित नजर आती है। बल्लेबाजी को दिए जा सकते हैं 9 नंबर 10 में से। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। सीएसके के पास सबसे मजबूत ऑलराउंडर लाइनअप है। रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र, आर अश्विन, विजय शंकर, सैम करन, दीपक हुड्डा, ओवर्टन, शिवम दुबे, ये नाम ही काफी हैं। नंबर 3 से लेकर 7 तक 4-5 ऑलराउंडर खिलाने का विकल्प है, जो सीएसके को किसी भी परिस्थिति में मजबूत बनाएगा। बल्लेबाजी भी मिलेगी, गेंदबाजी भी मिलेगी। T20 क्रिकेट में यही फॉर्मूला जीत का कारण बनता है। सीएसके के ऑलराउंडर्स को मिलते हैं 9.5 नंबर 10 में से। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, एलिस, नागरकोटी, श्रेयस गोपाल, पथिराना, इनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं। हालांकि भारतीय बॉलिंग विकल्प थोड़े सीमित हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऑलराउंडर्स की भरमार होने की वजह से सीएसके को ज्यादा चिंता नहीं होगी।
पथिराना विदेशी तेज गेंदबाजी को संभालेंगे, वहीं नूर अहमद स्पिन अटैक को मजबूती देंगे। गेंदबाजी को दिए जा सकते हैं 8.5 नंबर 10 में से। अब कुल स्कोर की बात करते हैं तो सीएसके 30 में से 25 अंक मिलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से एक संतुलित टीम रही है और इस बार भी यही हाल है। ऑलराउंडर्स इनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इन्हें खिताब का प्रबल दावेदार बनाता है। पिछली बार भी ये टॉप 3 में थे और इस बार भी रह सकते हैं। सीएसके को आप कितने नंबर दोगे, कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। नंबर 1 पर हमने रखा है मुंबई इंडियंस की टीम को। पिछले साल भी यह कागज पर सबसे मजबूत थी, लेकिन तालमेल नहीं बैठ पाया और बहुत ही खराब प्रदर्शन किया। मैं फिर से यही कहूंगा कि सिर्फ कागज पर मजबूत दिखने वाली टीम जरूरी नहीं कि मैदान पर भी उतनी ही दमदार साबित हो। इस बार भी मुंबई इंडियंस ने एक बेहतरीन स्क्वाड तैयार किया है, लेकिन क्या यह टीम मैदान पर भी उतनी ही खतरनाक होगी, यह देखने वाली बात होगी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी इस बार भी बेहद मजबूत नजर आ रही है। टीम के पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रयान रिकल्टन, विल जैक्स, जैकब्स और तिलक वर्मा जैसे दमदार बल्लेबाज हैं। कुल मिलाकर जितनी मजबूत बल्लेबाजी आरसीबी की है, उतनी ही खतरनाक मुंबई इंडियंस की भी नजर आ रही है। अगर यह बल्लेबाजी लाइनअप चल पड़ी तो फिर किसी भी टीम के लिए इनको रोकना बेहद मुश्किल होगा। कुल मिलाकर बल्लेबाजी में कोई कमजोरी नजर नहीं आती और इसीलिए हम मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी में 10 में से 10 नंबर देते हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। यहां पर थोड़ी कमजोरी जरूर दिख रही है, क्योंकि टीम की डिपेंडेंसी हार्दिक पांड्या पर ज्यादा रहने वाली है। हालांकि मिशेल सेंटनर का आना इस टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वह गेंद और बल्ले दोनों से टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। सेंटनर के आने से मुंबई इंडियंस ने अपनी स्पिन ऑलराउंडर की समस्या को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश की है। अब यह कितना कारगर साबित होगा, यह तो आईपीएल में ही देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर हम मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर्स को 10 में से 8.5 नंबर देंगे। अब बात करते हैं गेंदबाजी की। टीम के पास जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, मुजीब उर रहमान, रीस टोपली और अन्य अच्छे गेंदबाज मौजूद हैं। खासकर मुजीब उर रहमान को अल्लाह गजनफर के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया है और अगर वह चले तो मुंबई इंडियंस के लिए यह बड़ी ताकत बन सकते हैं। बुमराह को इस बार ट्रेंट बोल्ट का साथ मिलने वाला है, जिससे इनकी तेज गेंदबाजी यूनिट और भी मजबूत हो गई है। हालांकि टीम के पास अभी भी कोई अनुभवी भारतीय स्पिनर नहीं है, जिससे यह विभाग थोड़ा कमजोर नजर आता है। अगर गजनफर ने अच्छा प्रदर्शन किया तो मुंबई इंडियंस को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वह नहीं चले तो मुंबई इंडियंस को इस डिपार्टमेंट में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम मुंबई इंडियंस की गेंद